वसा और तेल के प्रकार और कार्यों और उनकी आवश्यकताओं और उनके समग्र स्वास्थ्य में महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज बदलते आहार पैटर्न और गतिहीन जीवन शैली के कारण कुछ बीमारियों, विशेषकर हृदय रोगों का खतरा बढ़ रहा है। दूसरी ओर आहार में वसा के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं पर स्मार्ट निर्णय वास्तव में आज की जीवन शैली से जुड़ी कुछ बीमारियों की शुरुआत को रोक सकते हैं। इस इकाई के अंत में आहार, वसा और तेलों के संबंध में ज्ञान के विभिन्न आयामों को दोहराने के लिए स्वमूल्यांकन अभ्यास है। आप किसी भी समुदाय के लिए वसा और तेल निर्धारित करने के लिए पर्याप्त कौशल और आत्मविश्वास हासिल कर लेंगे। तो फैट को किस रूप में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सब आज हम जानेंगे। तो यहाँ इसमें पोषण पाठ्य पुस्तकों में वसा और तेल को आहार में संदर्भित किया गया है और लिपिड को शरीर के तरल पदार्थ जैसे सीरम लिपिड प्रोफाइल में संदर्भित किया गया है। रासायनिक रूप से लिपिड कार्बनिक अणु होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जो कार्बनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं लेकिन पानी में अघुलनशील होते हैं। उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। किस तरीके से? सरल लिपिड, यौगिक लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में जान। सरल लिपिड क्या है, चलिए जानते हैं। सरल लिपिड ग्लिसरॉल के फैटी एसिड एस्टर होते हैं। चीनी ट्राई तो ये फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं जिनको ट्राइग्लिसराइड उदाहरण के तौर पर वसा और तेल या उच्च अल्कोहल उदाहरण के लिए कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड मानव आहार में मौजूद लिपिड का प्रमुख रूप है। वे शरीर के लिए फैटी एसिड के प्रमुख स्रोत हैं। यौगिक लिपिड जो प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड या फिर फॉस्फोलिपिड आदि के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि जो किसी के साथ कंबाइंड होते हैं, चाहे तो वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, फॉस्फेट के साथ जुड़ा है तो फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो किसी के साथ योग कर रहा है, योग मतलब जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, यौगिक लिपिड होगा। व्युत्पन्न लिपिड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और वसा में घुलनशील विटामिन, हार्मोन और पित्त सहित अन्य व्युत्पन्न यौगिकों को संदर्भित करते हैं। मनुष्य शरीर में कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा आहार से भी आती है। कोलेस्ट्रॉल केवल पशु मूल क्या है कि जो व्युत्पन्न लिपिड हैं ये क्या है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और वसा में घुलनशील विटामिन, हार्मोन और पित्त सहित अन्य व्युत्पन्न यौगिकों को संदर्भित करते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल तो वो एक व्युत्पन्न लिपिड के कैटेगरी में आएगा। ग्लिसरॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, या जो फैट सोल्युबल विटामिन है, जैसे कौन कौन से विटामिन फैट सोल्युबल हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। अधिकतर विटामिन फैट में ही सोल्युबल होते हैं। हार्मोन्स और पित्त यानी बाइल सभी अन्य व्युत्पन्न यौगिकों को संदर्भित करते हैं। मनुष्य वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को खुद ही बना लेता है, कोलेस्ट्रॉल की खुद भी जरूरत होती है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन कुछ मात्रा उसकी हमारे आहार से भी आती है। और कोलेस्ट्रॉल केवल पशु मूल के खाद्य पदार्थों में ही मौजूद होता है। जो एनिमल फूड है उसी से आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है, या वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है जो एनिमल फूड है। ट्राइग्लिसराइड में मौजूद फैटी एसिड की प्रकृति लिपिड के भौतिक, रासायनिक गुणों एवं जैविक
महत्व को निर्धारित करती है। संतृप्त फैटी एसिड से बने ट्राइग्लिसराइड कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं और वसा कहलाते हैं, और यदि असंतृप्त वसा अम्ल मौजूद है तो वे कमरे के तापमान पर तरल होते हैं और तेल कहलाते हैं। तो यहाँ पे अब आप समझ गए कि वसा, फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है। यानी कि अगर असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड और संतृप्त मतलब सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड, ठीक है, संतृप्त फैटी एसिड से जो सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब सैचुरेटेड मतलब उनकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वो आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होती है, तो उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा जाता है। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है ट्राइग्लिसराइड, तो वो उसको आप क्या कहेंगे, फैट। ठीक है। अब यदि असंतृप्त होते हैं तो वो क्या होते हैं, इजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो कमरे के तापमान पर लिक्विड होते हैं, जिन्हें तेल या ऑयल कहते हैं। संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल से हमारा क्या तात्पर्य है, आइए फैटी एसिड को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। वसा के स्रोत और वसा के कार्य। वसा, यहाँ पे दो चीज हैं, वसा और ऑयल। तो पहले हम वसा के बारे में जानते हैं। वनस्पति स्रोत क्या है, कहाँ से ये मिलता है। पौधों में वसा कार्बोहाइड्रेट से बनती है। जब सूरजमुखी और बिनोलो जैसे बीज पकते हैं तो उनमें वसा की मात्रा बढ़ने के साथ साथ स्टार्च की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, जैसे सूरजमुखी है तो उसमें क्या होता है, सनफ्लावर या बिनोला यानी कि मस्टर्ड, तो उसमें वसा की मात्रा बढ़ती है और उसमें स्टार्च की मात्रा कम होने लगती है जैसे जैसे वो पकता है। ठीक है। तो तिलहन जैसे कि मूंगफली, नारियल, रेपसीड, पाम कर्नेल या सोयाबीन, इन सब में लगभग 20 से 40% तेल होता है और मुख्य रूप से मार्जरीन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। पशु स्रोत। मनुष्य सहित पशु अतिरिक्त ऊर्जा की लगभग पूरी तरह से वसा के भंडार में संग्रहित करते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, जो अतिरिक्त ऊर्जा है, ये मैं आपको पहले से पढ़ाती आ रही हूँ, तो जो भी हमारी अतिरिक्त ऊर्जा है वो किसके फॉर्म में स्टोर होती है, फैट के रूप में। तो अतिरिक्त ऊर्जा को लगभग पूरी तरह से वसा के भंडार में संग्रहित करते हैं, जिसकी मात्रा परिवर्तनशील होती है। पौधों की तरह यह वसा कार्बोहाइड्रेट से बनाई जा सकती है, लेकिन जानवर भी अपने आहार वसा से वसा जमा कर सकते हैं। आहार में वसा मुख्य रूप से दूध उत्पादों, वसायुक्त मछली, मांस, मुर्गी से आती है, जो सभी पशु स्रोत हैं। अब इनके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आप समझ गए कि एक तो ये एनिमल बेस्ड है। ठीक है, इसका स्रोत पौधों से आता है, कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, लेकिन जब वो चीज पकने लगती है तो वो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से किस में कन्वर्ट होने लगता है, फैट में, तो उसमें वसा की मात्रा बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कुछ तिलहनों के, तो इसमें 20 से 40% तेल होता है। और पशु स्रोत, मनुष्य सहित पशु अतिरिक्त, मनुष्य भी और सभी पशु भी अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में वसा के भंडार में संग्रहित करते हैं, जिसकी मात्रा परिवर्तनशील रहती है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, बदलती रहती है। पौधों की तरह यह वसा कार्बोहाइड्रेट से ही बनाई जा सकती है, लेकिन जानवर भी अपने आहार वसा से वसा जमाकर कर सकते हैं। आहार में वसा मुख्य रूप से कहाँ से आता है, दूध, दुग्ध उत्पादों, मछली और मुर्गी, इन सब से आता है। इनके कार्य क्या हैं, वसा बनावट, स्वाद में योगदान करते हैं, आहार का स्वाद बढ़ाते हैं, डीप फ्राइंग, गर्मी में हस्तांतरण और मसालों के स्वाद का ये काफी अच्छा माध्यम है कि ऐसे भी आहार का स्वाद बढ़ाना है। तो ऑयल की मात्रा बढ़ाने से आप उसके स्वाद को बढ़ाया जा सकता है। वसा में उच्चतम ऊर्जा घनत्व
9 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य भंडारण रूप है, जिसमें मांसपेशियों में प्रोटीन की तुलना में कम से कम जगह और न्यूनतम पानी का जलयोजन की आवश्यकता होती है। लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड और N6 और N3 जैसे आवश्यक फैटी एसिड की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वसा आवश्यक है। संतृप्त फैटी एसिड, संतृप्त फैटी एसिड मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल को शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन आहार केवल शरीर में उपलब्ध उनकी कुल मात्रा में जोड़ता है। आहार से उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है, तो वैसे तो हमारी बॉडी खुद ही उसको प्रोड्यूस कर लेती है जितनी उसको जरूरत होती है। वसा, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन वसा घुलनशील हैं, वसा में ही घुलते हैं ये विटामिन। वसा का सेवन तृप्ति सुनिश्चित करता है और यह तृप्ति संतुष्टि की भावना प्रदान करता है और इस प्रकार भूख लगने में देरी करता है, मतलब थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहता है, लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। और कम वसा वाले आहार, उच्च फाइबर और तरल पदार्थों के सेवन से तृप्ति सुनिश्चित की जा सकती है। जैसे हाई फाइबर फूड में से भी आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, उसी तरीके से आप जब फैटी चीज खाते हैं तो उसके बाद भी आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। तो इस तरीके से भी आपका इसका एक कार्य है, और यानी कि लंबे समय तक तृप्त और संतुष्टि रखता है ये। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट खाने से आपके अंदर बहुत जल्दी भूख दोबारा लगने लगती है, जबकि फैटी चीज आप खाएंगे तो उतनी तेज भूख नहीं लगेगी। प्रोटीन के साथ वसा कोशिका झिल्ली और कुछ शरीर के तरल पदार्थों के रचनात्मक घटकों का निर्माण करते हैं। रक्त में लिपिड के परिवहन में लिपोप्रोटीन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो सेल वॉल है इसकी जो है ये बनी होती है प्रोटीन के साथ साथ फैट का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है उस सेल वॉल को बनाने में। रक्त में लिपिड के परिवहन के लिए भी लिपोप्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वसा चमड़े के नीचे के ऊतकों और कुछ अंगों में थर्मल इंसुलेटर के रूप में भी काम करते हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। कुछ लिपिड विद्युत इंसुलेटर के रूप में भी काम करते हैं, जो माइलिनेटेड तंत्रिकाओं के साथ विध्रुवण तरंगों के तेजी से प्रसार को अनुमति देते हैं। तंत्रिका ऊतकों में वसा की मात्रा विशेष रूप से अधिक होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में शरीर में वसा खतरनाक रूप से कम हो जाती है। इंसुलेशन में समस्या दिखती है। शरीर के बाल हवा को फंसाने और इंसुलेशन गर्म करने के सीधे खड़े हो जाते हैं। कुछ आहार वसा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनमें अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट जो कि तेल को स्थिरता प्रदान करते हैं और बासीपन को रोकते हैं। उदाहरण के तौर पर भौतिक रूप से परिष्कृत चावल की भूसी के तेल में मौजूद ऑरिजिनी HDL को बढ़ाने वाले, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले, तंत्रिका असंतुलन का इलाज करने, रजोनिवृत्ति विकारों, मंदबुद्धि, उम्र के बढ़ने पर एंटी डैंड्रफ और एंटी खुजली एजेंट के रूप में कार्य करने में मदद करते हैं। और यहाँ पर अब इसके जो फंक्शंस हैं उनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो देखिए वसा के क्या कार्य हैं। एक तो ये टेस्ट को बढ़ाता है खाने में, दूसरा ये फैट के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडारण होता है, स्टोरेज होती है। तो हमारी मसल्स में प्रोटीन की तुलना में कम से कम जगह और लेते हैं और फैट के रूप में ये स्टोर होते हैं। इसी के साथ साथ ये कुछ फैटी एसिड्स की पोषण संबंधी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए वसा आवश्यक होते हैं। संतृप्त फैटी एसिड, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल को शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है।
इसलिए आहार केवल शरीर में उपलब्ध उनकी कुल मात्रा को जोड़ता है। काफी सारे विटामिन ए, डी, ई के सब भी फैट सोल्यूबल हैं, तो फैट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो विटामिन आपके शरीर में घुलेंगे ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे अगर फैट नहीं होगा। तो वसा का सेवन तृप्ति सुनिश्चित करता है, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन, लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता, और आप जो सेल वॉल है उसको बनाने में भी फैट का इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो सेल वॉल को बनाने में भी यहाँ पे हेल्प करता है। इसी के साथ साथ जो बॉडी थर्मल इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, और हमारे जो एक तरीके से विद्युत इंसुलेटर के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि मैग्नेट के रूप में भी ये जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है, यानी कि थर्मल और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर दोनों के रूप में ये काम करता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे कि थर्मल इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है। और अगर आपके शरीर में फैट की मात्रा बहुत ही ना के बराबर होगी तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको के शरीर को ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। इसी तरीके से कुछ लिपिड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर के रूप में भी कार्य करते हैं, जो माइलिनेटेड तंत्रिकाओं के साथ विध्रुवण तरंगों को तेजी से प्रसार की अनुमति देते हैं। और जो है कुछ आहार वसा में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करते हैं। तो ये इनके कुछ मुख्य कार्य हैं जिनको आपको नोट करना है। फैट के जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पर सभी को डिटेल में पढ़ लिया है। वसा की पोषण संबंधी आवश्यकता और स्वास्थ्य संबंधी पहलू। अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह सभी आयु समूहों के लिए दृश्य वसा की आवश्यकताओं की गणना की जाती है और वसा के चयन के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसके लिए हमें कुछ वसा सेवन का विचार करना चाहिए कि कितना फैट लेना है, किस एज, किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैट सजेस्ट किया जाता है या करना चाहिए या कितना लेना चाहिए। एक सामान्य वयस्क द्वारा ली जाने वाली लिनोलिक एसिड की वांछनीय मात्रा 3% यानी कि ICMR सामान्य भारतीय खाद्य पदार्थों मौजूद अदृश्य वसा में लिनोलिक एसिड की मात्रा चावल, गेहूं, चना, लाल चना अधिक होती है। इसलिए एक औसत भारतीय के आहार में पर्याप्त लिनोलिक एसिड होता है। 2400 किलो कैलोरी आहार में लगभग 5% यानी 12 ग्राम दिन भर में होता है। इसका तात्पर्य कि यह है कि प्रतिदिन 3 चम्मच खाना पकाने का तेल या टेबल फैट वयस्कों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो अब एक वयस्क जिसकी दिन भर की जो खपत है वो 2400 किलो कैलोरी की है, उसको नॉर्मली एक पुरुष की जो दिन भर की एनर्जी की खपत है वो 2500 के करीब ही रहती है और महिला की 1900 से 2000 के आसपास रहती है। तो अगर पुरुष की बात करें तो 12 ग्राम एक दिन में उसको फैट चाहिए होता है। 12 ग्राम का मतलब है 3 चम्मच खाना पकाने का तेल, इसके लगभग बराबर उसको एक दिन की जरूरत होती है। महिला की बात करेंगे तो थोड़ा इसकी मात्रा लगभग 2 से 2.5 चम्मच हो जाएगी। गर्भावस्था और स्तनपान। गर्भावस्था के दौरान लिनोलिक एसिड की आवश्यकता 4.5 mg तक बढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि 30 ग्राम कितनी 12 ग्राम से बढ़कर 30 ग्राम तेल हो जाती है दिन भर में। तो इसी प्रकार स्तनपान के दौरान भी ये और बढ़कर 5.7 तक हो जाते हैं, यानी कि 45 ग्राम तेल के सेवन से मेल खाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बचपन की बात मतलब शिशु अवस्था की बात की जाए तो पर्याप्त स्तनपान में शिशुओं द्वारा 30 ग्राम वसा का सेवन सुनिश्चित होता है, जिसमें 10% लिनोलिक एसिड और 1% लिनोलेनिक एसिड होता है।
तो यहाँ पर कुल मात्राएं आप बच्चे के लिए जो स्तनपान मतलब बिल्कुल नवजात शिशु है उसके लिए 30 ग्राम वसा यानी कि दूध के द्वारा ही उसकी ये जो मात्रा है फैट की वो पूरी होती है। तो युवा और बड़े बच्चों छोटे बच्चों को 3% तेल की आवश्यकता होती है, जिसे आहार से 8 से 10 ग्राम तेल से लगभग 10 ग्राम तेल से आसानी से पूरा किया जा सकता है। हालांकि आहार में यानी कि बच्चों को बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं देना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं या युवा हैं। तो उनकी मात्रा लगभग 8 से 10 ग्राम में पूरी हो जाती है। हालांकि आहार की ऊर्जा घनत्व में सुधार के लिए अधिक दृश्यमान तेल की आवश्यकता होती है, अन्यथा अनाज आधारित आहार भारी हो जाते हैं। 20 ग्राम प्रतिदिन ऐसे तेल की सिफारिश करता है जिसमें कम से कम 20% लिनोलिक एसिड हो। भारतीयों की वसा आवश्यकताओं के लिए तालिका। तो इंडियन किस तरीके से इंडियंस की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। भारतीय आहार में खाना पकाने के माध्यम का विकल्प। ICMR 1998 ने N6 N3 अनुपात यानी कि 5:10 बनाए रखने के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं, जो कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। अनाज आधारित आहार और उन लोगों में आहार में फैटी एसिड का उचित संतुलन सुनिश्चित करने के लिए जो मछली नहीं खाते हैं, मुख्य रूप से शाकाहारी हैं, जैसा कि कई भारतीय आहारों के मामले में होता है। तो हमें लिनोलेनिक एसिड से भरपूर पौधों से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर निर्भर रहना होगा, जैसे गेहूं, बाजरा, उड़द, लोबिया, राजमा, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेथी और सरसों। ठीक है। तो खाना पकाने के तेल का चुनाव इस प्रकार, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन हैं, सॉरी जो वेजिटेरियन हैं, तो उन की फैट की मात्रा किस तरीके से पूरी होगी। तो उसके लिए आपको केवल जो है केवल फैटी चीजों पर ही डिपेंड नहीं होता रहना होता। तो इसमें जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड यानी कि जो फैट में सिंपलर फॉर्म एक तरीके से, तो ये जो है गेहूं, बाजरा, उड़द, लोबिया, इन सारी चीजों के माध्यम से भी काफी मात्रा में पूरा किया जा सकता है। अब बारी आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि अधिकतर लोगों का क्वेश्चन भी रहता है। खाना पकाने के तेल का चुनाव इस प्रकार होना चाहिए, किस मतलब बेस पे। मध्यम लिनोलिक एसिड सामग्री वाले तेल जैसे मूंगफली का तेल, चावल की भूसी का तेल या तिल का तेल या सोयाबीन का तेल। और बी, मध्यम समान अनुपात में दो तेलों का संयोजन, जैसे उच्च लिनोलिक एसिड जैसे सूरजमुखी तेल, कुसुम तेल, बिनोला तेल के साथ पाम तेल। तो इनके अंदर लिनोलिक एसिड कम पाया जाता है। या सरसों का तेल, जिनके अंदर लिनोलेनिक एसिड काफी अच्छी मात्रा होता है, फिर भी अन्य खाना पकाने के तेल के साथ साथ से सरसों के तेल में इरूसिक एसिड कम हो जाएगा। इस तरह इसके अवांछनीय स्वास्थ्य प्रभाव। तो यहाँ पर किस बेस पे मध्यम लिनोलिक एसिड की, जिसके अंदर लिनोलिक एसिड की मात्रा मध्यम हो, तो जैसे वो ऑयल सही रहते हैं, जैसे मूंगफली का तेल हो, चावल की भूसी का जिसको राइस ब्रान ऑयल कहा जाता है, तिल का तेल, सेसमी ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तो इस तरीके के तेल काफी सही रहते हैं। बी, लगभग समान अनुपात में दो तेलों का संयोजन, जैसे उच्च लिनोलिक एसिड, जिनके लिनोलिक एसिड जिनके अंदर हाई होता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कुसुम तेल या बिनोला के साथ साथ पाम ऑयल, इनके अंदर हाई लिनोलिक एसिड होता है।
के साथ पाम ऑयल को मिलाना। यहाँ पे क्योंकि पाम ऑयल के अंदर लिनोलिक एसिड काफी कम मात्रा में होता है। तो देखिए आपको हाई, जिसके अंदर लिनोलिक एसिड की मात्रा जितनी हाई होगी वो उतना ही आपको सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें जो यहाँ पे देखिए हर जगह आपको बताया गया है कि लिनोलिक एसिड जिसमें जहां पर भी, जैसे कि ऊपर भी बताया गया है 20% से ज्यादा, जिन ऑयल में भी, जिन चीजों में भी 20% ज्यादा लिनोलिक एसिड हो तो इस प्रकार आपको वो ऑयल या वो फैट लेना चाहिए। तो पाम ऑयल के अंदर लिनोलिक एसिड काफी मिनिमम मात्रा में होता है, तो उसका यूज इसीलिए बहुत ही हार्मफुल होता है और वो उतनी ही हार्डली हमारे अंदर जमता चला जाता है। तो जिसके अंदर जितनी हाई मात्रा में लिनोलिक एसिड होगा वो उतना ही हमारी हेल्थ के लिए सही रहेगा। आहार में वसा के सेवन के बदलते रुझान। तो समय समय पे हमारी लाइफस्टाइल भी बदलता है, जरूरतें भी बदलती हैं और उसी के ऊपर हमारी चीजों, खान पान में भी बदलाव आता रहना चाहिए। तो यहाँ पर शरीर के लिए फैट की जो मात्रा है वो जरूरी भी है, बट वो बहुत ही मिनिमम होती है, इसकी गणना ऊपर की गई है। अगर आप बहुत जरूरत से ज्यादा फैटी चीज लेते हैं तो मोटापा, हृदय रोग, कैंसर जैसी बीमारियां विशेष रूप से समृद्ध समाज में बढ़ रही हैं। इसका कारण है तनाव के साथ साथ बदलते आहार और जीवन शैली की आदतें। अब वसा उपभोग की ऊपरी सीमा भी तय करने की जरूरत है। समसामयिक समाज पोषण संबंधी बदलाव दिखा रहा है और बाहर खाना खाने के दौरान फास्ट फूड, तले हुए स्नैक्स और बहुत ही प्रचलन में है। तो जितना ज्यादा आप इस तरीके का खाना खाएंगे उसमें फैट, उतनी ही ज्यादा फैट आपके अंदर जाएगा और उससे बहुत ही खतरनाक बीमारियों के होने के चांसेस आपके अंदर उतने ही बढ़ते हैं। तो इससे साबुत अनाज, बाजरा, दालों की बजाय संतृप्त फैटी एसिड, दूध उत्पादों, मांस, खाद्य पदार्थों और चीनी के सेवन बढ़ जाता है। इससे अदृश्य स्रोतों से आईएफ का सेवन कम होने से एसएफए बढ़ने की संभावना होती है। कुल कैलोरी की मात्रा भी बढ़ती है, खासकर अगर शराब के सेवन के साथ। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि तले हुए खाद्य पदार्थ और बेक किए गए पदार्थ ट्रांस फैटी एसिड का स्रोत हो सकते हैं। तो जो ऐसे तले हुए पदार्थ हों या फिर बेक किए गए तो उनके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा तलने के तेल की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है, स्रोत का पता नहीं होता। हो सकता है इस्तेमाल किया गया तेल अत्यधिक पुनः उपयोग किया गया हो, इसका दुरुपयोग किया गया हो। कम तेल की खपत के लिए तलने की तुलना में खाना पकाने के अन्य तरीकों को, जैसे उबालना, भाप देना, ब्रेजिंग जैसे आदि तरीकों के द्वारा व्यंजनों को चयन करना हमेशा बेहतर होता है। उच्च वसा के सेवन से बचने के लिए व्यंजन को चयन और व्यवहार में संशोधन जरूरी है। तो स्वास्थ्य पहलू के अनुसार वसा के अत्यधिक सेवन से होने वाले रोग, उनकी रोकथाम। तो एक तो है ही मोटापा है, मोटापे में ऊर्जा संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कुल ऊर्जा सेवन में कटौती करना या उत्पादन बढ़ाना रोकथाम का मूल सिद्धांत है। वसा ऊर्जा सघन होने के कारण, मतलब हमारे बॉडी में जितना ज्यादा फैट स्टोर होगा उतनी ज्यादा आप मोटे होंगे। तो आपको सब क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट तो कम करना है, ये साथ साथ में फैट की चीजों को भी कम करना है। तो फैट भी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट भी फैट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन भी फैट में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर आप फैटी चीजें भी ज्यादा खा रहे हैं। तो खाद्य पदार्थों का चयन और उसमें संशोधन यानी बदलाव बहुत जरूरी है। तो
तृप्ति सुनिश्चित करने के लिए कम वसा वाले और उच्च आहार वाले और तरल आहार के साथ दिया जाना चाहिए। तो आपको लिक्विड फूड ज़्यादा अपना इंटेक बढ़ाना चाहिए, हाई फाइबर इंटेक बढ़ाना चाहिए और ऑयली फूड को कम करना चाहिए। तो इस तरीके से आप मोटापे को कम कर सकते हैं। दिल की बीमारी, हृदय रोग से वसा और कोलेस्ट्रॉल के सेवन से गहरा संबंध दर्शाता है। कोलेस्ट्रॉल से भरपूर खाद्य पदार्थ पशु मूल के होते हैं, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है जो शरीर अपने आप बना रहा है, उसके अलावा अगर बाहर से आ रहा है तो वो एनिमल बेस्ड फूड से आता है। उच्च आहार कोलेस्ट्रॉल ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, लेकिन पारिवारिक इतिहास के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल आवश्यक रूप से कोलेस्ट्रॉल मुक्त आहार से नहीं बढ़ता है। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कि ऐसी चीजें ना हो जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली हो, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। आहार वसा में अच्छे और खराब कोलेस्ट्रॉल का संदर्भ रक्त लिपिड और HDL LDL अनुपात में के प्रभाव के संदर्भ में है। HDL और LDL, तो आहार अच्छे और खराब कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल उसको यहाँ पे LDL जो है के रूप में बताया माना जाता है, और HDL ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अनुपात के प्रभाव में संदर्भ में है। N6 पॉली अनसैचुरेटेड फैट का उच्च सेवन कुल कोलेस्ट्रॉल का LDL कोलेस्ट्रॉल सांद्रता में कमी के साथ जुड़ा होता है। तो आपको अपना LDL ठीक है कम करना होता है, यानी कि LDL रिड्यूस होगा तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अपने आप रिड्यूस होगा। हाई जो HDL है बढ़ने से बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने में भी जरूरी है। तो इसके क्या क्या काम है अतालता को रोककर, इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ही हम जाके मैं आपको बता पाऊंगी। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण में कमी आती है। प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड सांद्रता को कम करता है, और इसी के साथ साथ एंडोथेलियल फंक्शन को संशोधित करता है। ये कुछ मेन फंक्शंस हैं जो कि आपके 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सेवन और CHD के जोखिम के बीच एक विपरीत संबंध प्रदर्शित करता है। एंड 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड विशेष रूप से को कई तंत्रों द्वारा CHD और स्ट्रोक के जोखिमों को कम करने के लिए दिखाया गया है। तो कुछ फैट हम आपकी जो है ये हेल्थ के लिए जरूरी भी हैं और आपको काफी प्रॉब्लम से बचाने में भी मदद करते हैं। ICMR ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। तो उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं फैट को लेकर? खाना पकाने के तेल में एक से अधिक स्रोतों का उपयोग करें, मतलब एक ही तेल पर डिपेंड ना रहें, एक से अधिक स्रोतों का उपयोग करें। घी, मक्खन और वनस्पति का उपयोग सीमित मात्रा में करें। मुख्य रूप से अनाज, दाल आहार में लिनोलेनिक एसिड युक्त आहार, खाद्य आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, मेथी के बीज, सरसों के बीज जैसे मसाले खाने चाहिए। और मांस, मुर्गे की तुलना में मछली अधिक खाएं। लीवर, किडनी, मस्तिष्क जैसे अंगों के मांस को सीमित करें और उनसे बचें। संपूर्ण दूध के बजाय स्किम या फिर लो फैट दूध को प्राथमिकता दें। कैंसर जैसी बीमारी के भी कई कारण देखे गए हैं। तो ब्रेड को छोड़कर पके हुए खाद्य पदार्थों से बचें। मक्खन लगे टोस्टर से, जो मक्खन टोस्ट खाते हैं, अंडों से परहेज करें, इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रचुर मात्रा में होता है। पकी हुई तैयारियों की
ये यहाँ पे कुछ गलत वो लिखा हुआ है। प्रत्येक भारतीय व्यंजन में अधिक फैट होता है, तो जो बाहर की बनी हुई मिठाइयां हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। कम वसा वाले खाना खाना चाहिए और नॉन स्टिक पैन, कम चिकनाई वाली ग्रेवी या अतिरिक्त घी की टॉपिंग का प्रयोग कर, मतलब कि कम चिकनाई वाला खाना खाएं और अतिरिक्त घी की टॉपिंग ना करें। अधिक मात्रा में घी का उपयोग करने की बजाय सूखा भूनने की प्राथमिकता होनी चाहिए। मांसाहारी भोजन को सीमित करें, मछली को प्राथमिकता दें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। दही, पनीर आदि में भी स्किम दूध को जो लो फैट मिल्क है उसको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित रूप से बाहर खाना खाने या खरीदने से बचना चाहिए और वही सभी हैं कि ऑयली फूड से बचे, भाप से पकना, उबलना और इस तरीके के जो खाना बनाने के तरीके हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खाना पकाने के दौरान दिन में 3 चम्मच से ज्यादा फैट का यूज ना करें। तो यहाँ पर ये फैट का पूरा वर्गीकरण हमने कंप्लीट किया है एंड अगर यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, फिर हम आगे चलेंगे। मैम हर दिन 1 चम्मच घी गाय का अगर ले तो ठीक है क्या? 1 चम्मच हाँ गाय का। हाँ, देखिए यहाँ पर हम जो आज फैट को हमने पूरा पढ़ा, तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है फैट के बारे में, तो हमारी पूरी जो एक दिन की रिक्वायरमेंट है फैट की, वो ऑलमोस्ट 2000 किलो कैलोरी पे आप 2 स्पून मान सकते हैं एंड आपका दिन भर का जो एक, अगर आप पूरा उसके साथ चलते कैलकुलेशन के साथ, तो 2 चम्मच और उसमें आपका 1 चम्मच अगर देसी घी आप गाय का यूज करते हैं, तो देसी घी के अंदर बहुत अपनी अलग क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से जो है घी, जो देसी गाय का देसी घी है उसको इतनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। एक तो वो जो है हमारी बॉडी के अंदर जमता नहीं है, आप उसको कह सकते हैं कि अनसेचुरेटेड, मतलब वो बहुत ही आसानी से जो है बॉडी से मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है अपनी सिंपलर फॉर्म में। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि किसी और चीज के अंदर या किसी और फैट के अंदर नहीं मिलते हैं। तो हाँ, आप 1 चम्मच आसानी से आप यूज कर सकते हैं देसी गाय का घी। थैंक यू। तो प्रोटीन का वर्गीकरण, अभी हम पेज नंबर 24। तो देखिए, जैसे प्रोटीन फैट का ब्रेकडाउन फैटी एसिड्स में होता है, ठीक है, तो इसी तरीके से आप प्रोटीन का ब्रेकडाउन एमिनो एसिड्स में होता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोटीन का किस में होता है, यहाँ पर एमिनो एसिड्स में। प्रोटीन एमिनो एसिड्स की श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती हैं। केवल 20 अलग अलग एमिनो एसिड का उपयोग किया जाता है, लेकिन उन्हें व्यवस्थित करने के तरीकों की, किस तरीके से वो व्यवस्थित हैं, उनके तरीकों की संख्या लगभग अनंत है और उसी के ऊपर डिपेंड करता है। यह इन इकाइयों का विशिष्ट और अनोखा क्रम है जो प्रत्येक प्रोटीन को उसके विशिष्ट संरचनात्मक और एंजाइमेटिक गुण प्रदान करता है।
तो आइए दो बहुत परिचित प्रोटीन का विचार करते हैं। उनमें से एक अंडे का सफेद प्रोटीन है जो बहुत ही संवेदनशील होता है एंड ये गर्म करने पर विकृत हो जाता है। जो जो व्हाइट पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। तो ये बहुत ही संवेदनशील है, विकृत हो जाता है, पानी में आसानी से घुल जाता है और काफी प्रतिक्रियाशील होता है। जबकि दूसरा नाखून और खुरों का केराटिन, यह पूरी तरह से अघुलनशील है, कठोर है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय और प्रतिरोधी है। इसलिए प्रोटीन को वर्गीकृत करना आसान नहीं है। घुलनशील और अघुलनशील के आधार पर प्रोटीन को वर्गीकृत करने के अलावा प्रोटीन को निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सरल प्रोटीन, संयुग्मित और व्युत्पन्न। सरल में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेनिन और प्रोलामिन, रेशेदार प्रोटीन, हिस्टोन। संयुग्मित प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। व्युत्पन्न मेटाप्रोटीन, जमा हुआ प्रोटीन, प्रोट्यूज, पेप्टोन एंड पेप्टाइड्स। जो आपने सुना होगा ग्लूटेन की मात्रा, जैसे ग्लूटेन की आपने काफी बात सुनी है, तो वो भी एक प्रोटीन ही है। ठीक है, तो ग्लूटेन भी एक प्रोटीन है जिसकी अत्यधिक मात्रा भी नुकसान करती है। एल्ब्यूमिन, ये सब अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। मोनो एमिनो मोनो कार्बोक्सिमिक एसिड, मोनो एमिनो डाई कार्बोक्सिमिक एसिड, डाई मीनो मोनो कार्बोक्सिमिक एसिड, सल्फर युक्त एमिनो एसिड, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। और इसी प्रकार एमिनो एसिड सामग्री के आधार पर आवश्यक, सशर्त और गैर जरूरी। तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स भी दिए गए हैं। देखिए अभी हम पेज नंबर आते हैं 27 पर। तो यहाँ पर हमें फैट का भी चार्ट दिया गया है और प्रोटीन का भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्योंकि हमने फैट कंप्लीट कर लिया है, उसी के चार्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट और उनके जो स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट तो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड एंड ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट का रहेगा चार्ट और उसके स्रोत रहेंगे। मोनोसेकेराइड के जो वो हैं स्रोत हैं या सोर्सेस हैं वो क्या हैं? मोनोसेकेराइड में सिंपल आएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, जिसमें एक ही मतलब मॉलिक्यूल है। तो वो क्या कौन कौन सा है मोनोसेकेराइड में? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। एंड इसके सोर्सेस क्या क्या है? फल, शहद आदि, दूध, दूध से बने उत्पाद। और डाइसेकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो इसमें ग्लूकोज के दो अणु होते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज या फिर
जो माल्टोज है इसमें क्या होगा, ग्लूकोज के 2 मोलिक्यूल होंगे, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होगा, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होगा। इनके सोर्सेस होंगे ग्लूकोज सिरप, दूध और दूध उत्पाद, गन्ना, चीनी का। तो ये पूरे सोर्सेस आप देखेंगे डाइसेकेराइड्स के, ट्राइसेकेराइड मतलब रेफिनोज, माल्टो ट्रायोस। सो इनके सोर्सेस इसमें कितने मोलिक्यूल जुड़े हुए हैं ये सब आप देखेंगे। ट्राइसेकेराइड्स के चने, फलियां, दालें, ग्लूकोज सिरप, टेट्रा। देखिए ये जो नंबर हैं ये आपको यही बता रहे हैं, मोनो माने एक मोलिक्यूल होगा, डाइसेकेराइड में 2 होंगे, ट्राई में 3 होंगे, टेट्रा में 4 होंगे, पेंटा में 5 होंगे। ठीक है, तो उन्हीं के नंबर्स के ऊपर उसका नाम भी यहाँ पे बताया चल रहा है। सो ट्राई में रेफिनोज होगा, माल्टो ट्रायोज होगा, और इनके सोर्सेस क्या क्या होंगे, टेट्रासेकेराइड्स में माल्टो ट्रायोज, स्ट्रेचियोज। इन्हीं के बेस पे सबके सोर्सेस भी बताए गए हैं, किन किन चीजों से, जैसे ट्राइसेकेराइड चने, फलियों, दालों, ग्लूकोज सिरप से। टेट्रासेकेराइड ग्लूकोज सिरप, बीन्स, फलियों। तो इन सब सोर्सेस से आपको ये कार्बोहाइड्रेट इन रूप में मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट का चार्ट हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे प्रोटीन, दृश्यमान वसा, अंतरालीय स्थान में जल का संचय। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड जो अपरिहार्य है, शरीर में संश्लेषित नहीं होता। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है लेकिन शरीर में संश्लेषित नहीं होता, आप इसे सोर्स के द्वारा ही ले सकते हैं। रंगहीनता, 2 या 2 से अधिक प्रोटीनों का मिश्रण करना ताकि एक प्रोटीन में मौजूद आवश्यक अमीनो एसिड की अधिकता दूसरे प्रोटीन में समान अमीनो एसिड की कमी को पूरा कर सकें। और अमीनो एसिड जो डिस्पेंसेबल हैं शरीर में संश्लेषित किए जा सके, शरीर के जो मेटाबॉलिज्म है के दौरान अपरिवर्तनीय रूप से जो बचे हुए हैं शरीर के प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड प्रदान करने के लिए प्रोटीन की मात्रा का सेवन किया जाना चाहिए। सो यहाँ पर गैर जरूरी जो है अमीनो एसिड, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड और अनावश्यक या गैर जरूरी अमीनो एसिड। तो उनके उस कैटेगरी को भी यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है वो भी इसमें यहाँ पर बता दी गई है, मेटाबॉलिज्म के लिए। इन सब प्रोटीन, सरल प्रोटीन और प्रोटीन जिनमें केवल अमीनो एसिड या उनमें व्युत्पन्न होते हैं और कोई कृत्रिम समूह नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति के आहार या मेन्यू में मौजूद पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन के बारे में पूरा बताया गया है। प्रोटीन अमीनो एसिड जो अपरिहार्य है और शरीर में संश्लेषित नहीं होते। रंगहीनता, इसके जो कलर है वो रंगहीनता है, अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन होते हैं। 2 कैटेगरी यानी कि 2 प्रकार के अमीनो एसिड में इसका डिवीजन होता है, एक आवश्यक अमीनो एसिड और एक गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स में। ठीक है, और इनके जो कार्य हैं वो इधर आपको पूरे डिस्क्राइब किए गए हैं। ओके, हाँ ये चार्ट हम ढूंढ रहे थे, इस चार्ट की अभी हमें जरूरत है, फैट वाले चार्ट की। विभिन्न प्रकार के फैट और तेल का जो पूरा फैट और ऑयल हैं उनके फैटी एसिड्स। तो अभी हम पेज नंबर 31 पर आएंगे। यहाँ पे हमारा चार्ट दिया गया फैट का, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के उदाहरण घी, नारियल तेल, पाम गिरी, पाम ऑयल, जो भी दिखे जमने वाला, ठीक है, जो जम रहा है,
उसको आप समझ सकते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। मोनो अनसैचुरेटेड जैसे जैतून का तेल, कैनोला, मूंगफली, चावल की भूसी यानी राइस ब्रान, तिल का तेल और लाल पाम ऑयल, ये सब क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, तो इसमें इस कैटेगरी में लिनोलिक N6 यानी कि और N3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर जो N6 कैटेगरी है, इसमें लाल ताड़ का तेल, पामोलिन, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल, चावल की भूसी का तेल, तिल का तेल। तो यहाँ पर लिनोलिक N3 सरसों का तेल, कैनोला 8%, सोयाबीन का तेल 5%। तो इस परसेंटेज के अंदर यहाँ पर घी, मक्खन या नारियल तेल में कितने परसेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड है? 89, पाम में 86, पाम ऑयल में 51 और वनस्पति में 24%। इसी के साथ साथ यहाँ पर इनके जो फैटी एसिड्स हैं उनकी परसेंटेज दी गई है। तो यही हम यहाँ पे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पहले तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेशन यानी कि उनका सैचुरेशन पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी कि एक ब्रेकडाउन, कोई भी जैसे बॉन्ड है अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो वो काफी उसको टूटने में काफी प्रॉब्लम होगी और वो काफी लंबे समय तक शरीर में जमा रहेगा। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, वैसे तो देखिए नारियल का तेल या घी भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ही आते हैं, बट उसके बावजूद भी क्योंकि कुछ मात्रा में हमारे शरीर के लिए सैचुरेटेड फैटी एसिड भी उतने ही जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जो है घी, मक्खन या नारियल का तेल, क्योंकि इनके अंदर जो फैटी एसिड है वो काफी हाई परसेंटेज में होते हैं, तो इसलिए ये आप इन दोनों को आप बेटर मान सकते हैं, घी, मक्खन और नारियल के तेल को कंपैरेटिवली पाम ऑयल और वनस्पति ऑयल से। मोनो अनसैचुरेटेड जो जैसे आप इनको जब आप गर्म करते हो, तो अब जैसे आपने एक सुना होगा ट्रांसफैट यानी कि कोई भी तेल जब पकता रहता है, जैसे आप कहते हैं ना कि बार बार उस ऑयल को पकाएं मत, रीयूज में, तो यही फिर ट्रांसफैट में कन्वर्ट होता है। ट्रांसफैट मतलब वो और ज्यादा स्टिकी और ज्यादा मतलब ऐसा हो जाता है कि जो बिल्कुल ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, जो मतलब चिपकेगा ही अंदर जाके, इसका ब्रेकडाउन होना ही नहीं है। तो इसलिए ट्रांसफैट सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। तो ट्रांसफैट तो आपको बाहर के चीजों से ही मिलता है, जो आप बाजार से स्नैक्स खरीद के लाते हैं, बाजार से चीजें लाते हैं। ट्रांसफैट नॉर्मली ऐसे खाने की चीजों में पैदा नहीं, मतलब किसी भी एनिमल फूड या प्लांट फूड में नहीं होगा। ऐसे जो आप मार्केट से बाजार से चीजें ला रहे हैं या उसी तेल को पका रहे हैं तो आपको ट्रांसफैट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और कल डिटेल में जानेंगे, फैटी एसिड्स को और प्रोटीन डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ साथ आगे चलेंगे। तो कल आप लोग फैट पढ़ के आइएगा, फैट के बारे में कल हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप सब तैयार होके आइएगा फैट को कंप्लीट स्टडी करके।